हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है हमने। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कल विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, जिसमें हमने अक्षीय स्थिति यानी एंड ऑन पोजिशन को निकाल लिया था। आज हम निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों एक डिस्टेंस यानी 2l दूरी पर स्थित होते हैं, तब उनमें क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो कि होता है Q × 2l। ठीक है, उसी पे बेस्ड अब हमने कल तो हमने करा था अक्षीय स्थिति का, आज हम करेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। निरक्षीय स्थिति में देखिए, सबसे पहले अक्षीय स्थिति का अगर हमने करा था, उसमें हमने इसके अक्ष पे ही मध्य बिंदु से अक्ष पे ही कोई बिंदु P था जो कि r डिस्टेंस पे था, उस पे निकाली थी। पर अब जो है वो ऐसा है कि आपको माइनस और प्लस क्यू आवेश दिए हैं, वही डिस्टेंस है, पर इसका जो मध्य बिंदु होगा उससे आपको अक्षीय स्थिति पर नहीं, निरक्षीय यानी ऊपर की ओर कोई बिंदु मिलेगा P, वहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए पहले डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही आपको पूरी इसमें जो थ्योरी आपको लिखनी है वो सब इससे ही समझ आएगी आपको, और डायग्राम बनाने का मेथड भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि माइनस और प्लस क्यू आवेश दिए हुए हैं आपको कितनी दूरी पे, 2l। इसे l और l में डिवाइड कर लिया है, और इनका मध्य बिंदु क्या है, O। मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं माइनस और प्लस क्यू के कारण वो E1 E2 हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E1, और माइनस क्यू के कारण जो है वो E2 है। तो आप देखिए, जब हमने डायरेक्शन बनाई है, मैंने बताया था प्लस से दूर की तरफ जाता है विद्युत क्षेत्र और माइनस से अंदर की ओर आता है। तो बस ये डायरेक्शन तो इसी पे ऐसी लगाई है कि माइनस के अंदर आता है विद्युत क्षेत्र और प्लस से बाहर जाता है। तो E2 जो है वो माइनस वाले का है और E1 जो है वो प्लस वाले का। उसके बाद देखिए, जब यहाँ पे ये दो डायरेक्शन बन रही हैं, हमने इसे घटकों में विभाजित कर लिया। घटक में विभाजित करना आपको आता होगा कि बीच में एक लाइन खींच दी जैसे, और साइन थीटा और कॉस थीटा ले लिए। देखिए, ये दूसरा डायग्राम यहाँ बना रखा है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस वगैरह है वो कितना निकलेगा आपका। ये E1 है, ये आपका E2 है, तो बीच वाली लाइन क्या होगी, E, और ये कोण मान लिया हमने थीटा है। उसके बाद देखिए, आपको पहले तो माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और प्लस क्यू के कारण निकालनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्शन क्या है E1 E2 की। उसमें डायरेक्शन E1 की इधर थी और E2 की इधर थी, दोनों विपरीत दिशा में थे, इसलिए हमने E1 में से E2 को घटा दिया था। पर इसमें डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो इसलिए अब हमें इसे घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। वो चलिए हम आगे देखेंगे। पहले आप देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। देखिए, पूरी थ्योरी वही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया था। अब आपको निकालना है पहले तो माइनस क्यू के कारण या फिर प्लस क्यू के कारण निकाल लीजिए। पहले प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी 1/4πε0 Q/r² होता है यहाँ पे। पर आपको ये जो डिस्टेंस दिया है, ये वाला, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो कण है, यही तो आपको निकालना है। तो आपको कण नहीं पता है, मैं इसे K लिख दे रही हूँ ऐसे। उसके बाद लंब क्या है आपका, R यानी R का स्क्वायर, और आधार क्या है आपका L का स्क्वायर। अब अगर आप कण निकालते हैं, कण हमारा क्या है BP, वो आपका क्या आएगा, R² + L² रूट में, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो बस सेम यहाँ पे ये लिख दिया हमने, R² + L² इन रूट। और सिमिलरली यहाँ भी वही करा है हमने, क्योंकि जो AP है वही PB के इक्वल है। इसके बाद देखिए, अब आपने E1 E2 निकाल लेंगे आप। जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो होता है 1/4πε0 K Q/r²।
देखिए ये इसमें से ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है आपकी, Q भी आपको दे रखा है, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है R, जो कि अभी हमने निकाल लिया। R चेंज करने के बाद यहाँ पे R की वैल्यू रख दी, E1 और E2 की दो हमें मिल गई वैल्यूज़। अब देखिए E1 E2 कैसे हैं, परस्पर बराबर हैं, पर इनकी दिशाएं कैसी हैं, वो अलग अलग हैं, एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में है। तो E1 E2 को AB की लंबवत और समांतर दो घटकों में बांट लेते हैं। ये AB है, इसके एक तो लंबवत और एक इसके समांतर, इस तरह से दो घटकों में हम बांटेंगे। ये देखिए घटकों में यहाँ पे बांटा गया है इसे, ये वाली डायरेक्शन थी E1 की, ये वाली थी E2 की। अब घटकों में बांटने के लिए जो इस तरीके से बांटा जाता है कि ऊपर वाली जो है वो साइन थीटा की होती है और जो इस साइड में आती है वो कॉस थीटा की होती है। अब देखिए यहाँ पे E1 E2 दे रखा है, तो आपने इसे E1 साइन थीटा लिख दिया, इसे E2 साइन थीटा लिख दिया। जो बीच में से है उसे टोटल E है, E क्या है, E1 कॉस थीटा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉस थीटा होता है ये वाला, प्लस E2 कॉस थीटा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब देखिए ये अपोजिट वाले में ये अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या खाली आपका E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। देखिए यहाँ लिखा है AB की लंबवत घटक परस्पर निरस्त हो जाएंगे क्योंकि दूसरे के विपरीत हैं। जब AB की समांतर घटक जो है E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा एक डायरेक्शन में है तो वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब भी कोई भी घटक है आपके या फिर कोई भी क्वांटिटी है वो एक दिशा में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस होंगे, और अगर माइनस दोनों विपरीत दिशा में है यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका ऑलवेज माइनस होगा। उसके बाद अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, E जो आएगा आपका E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E1 E2 की वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे जो हमने अभी निकाली है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है आपको सिर्फ। देखिए दोनों में क्या कांस्टेंट है, 1/4πε0, ये भी इसमें है ये भी इसमें है, तो आपने इसे कॉमन ले लिया, कॉमन लेके भी कर सकते हैं आप, और कॉस थीटा भी कॉमन आ जाएगा दोनों में। या फिर आप ऐसा करिए, दोनों सेम है तो दोनों अगर सेम है, जैसे मान लीजिए ये A है और ये भी A है, तो A और A क्या होता है 2A, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने 2 cos थीटा लिख दिया है। 2 को हम पूरा आगे भी लगा सकते हैं, पर यहाँ हमने 2 cos थीटा लिख दिया है, जिससे हमें cos थीटा का मान निकालेंगे। अब हम चित्र में देखिए cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आपका आधार क्या है यहाँ पे OB, जो कि क्या दिया है आपको, गिवन है L, एंड आपका कर्ण जो है वो है ये PB, या फिर इस वाले इसमें लेंगे तो AP, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कर्ण लिख देंगे, कर्ण क्या है R² प्लस L² रूट में। तो बस यहाँ पे हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब अंडर रूट को हम आपको पता ही है कि अंडर रूट जो है वो 1/2 होता है, तो बस पावर में अंडर रूट हटा के 1/2 लिख दिया है। फिर हमने इसे ये सब एज इट इज़ उतारा, ये भी ऐसे उतार लिया, ये भी बिल्कुल ऐसी, बस जो cos थीटा है उसकी हमने वैल्यू रख दी, cos थीटा की जगह हमने रख दिया L/R² प्लस L² की पावर 1/2। सिंपली हमने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख दी है, जो ऊपर इक्वेशन हमें मिली थी इस वाली में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसे आपने एज इट इज़ रख दिया, ये 2L भी इसी के साथ ले लिया। अब ये देखिए R² प्लस L² और ये है R² प्लस L² की पावर 1/2। अब आपको ये पता है कि जब x है, x² है कोई चीज़, x की पावर 1/2 है मान लीजिए, और एक है x, तो जब आप इनटू में हैं ये दोनों, तो आप क्या करते हैं, जब गुणा में होती हैं और आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, यानी 1/2 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम यहाँ भी जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1, जो कि आएगा आपका 3/2। तो R² प्लस L² का होल की जो पावर आएगी वो आएगी 3/2। अब देखिए आपको निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इसमें द्विध्रुव का आना भी ज़रूरी है। तो द्विध्रुव क्या होता है, P = 2QL। तो यहाँ जो आपको 2QL दिया है उसकी जगह आप P रख देंगे। बस अब आपका ये निकल के आ गया है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा।
इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इसके आगे ज़रूरत नहीं है करने की। देखिए पर हाँ, अभी एक चीज़ ये रह गई कि जो r है, अब देखिए इस वाले डायग्राम में कि r बड़ा है या l। देखिए ये r डिस्टेंस है और ये छोटा सा l है, तो आप देख रहे हैं कि r जो है वो l से बड़ा है, तो r का स्क्वायर तो l से और भी बड़ा होगा। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अगर 5 है वो 2 से बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 2 के स्क्वायर से तो और भी बड़ा होगा। तो इसलिए हम आर स्क्वायर को ज़्यादा बड़ा मानते हुए एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं और इसे 0 रख देते हैं। तो यहाँ हमने एल स्क्वायर की जगह 0 रख दिया। तो आपका जो आएगा फाइनली वो ये आएगा, नीचे क्या होगा आर स्क्वायर 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा ओनली आर क्यूब। तो ये आया आपका फाइनल, इसका जो आपको निकालना था निरक्षीय स्थिति में। और के हम कब मानते हैं, जब हम वायु में या निर्वात में होते हैं, तो हम के को 1 मानते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब आपको निकालना है बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, इस मोमेंट ऑफ कपल निकालना है इसमें, जो कि होता है टाउ। ठीक है, ये इसे बोलते हैं टाउ। ये थोड़ा ऐसे बनता है घुमा के, इस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो आप ये पढ़िए, यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें, विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए ये कोई विद्युत द्विध्रुव है हमारा, यहाँ प्लस क्यू आवेश था, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, डिस्टेंस क्या है 2L। अब इसे हमने रख दिया विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र लगा दिया यहाँ E। जब इसे रखते हैं तो एक बलयुग्म कार्य करता है, इस पर एक फोर्स कार्य करेगा, जो क्या करेगा, इसे घुमाने का प्रयास करता है। इसे क्या करता है, क्षेत्र की दिशा में जहाँ विद्युत क्षेत्र है वहीं इसे घुमाने का प्रयास करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो इस पर बलयुग्म लगता है उसी को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। जैसे आप देखिए, अगर वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से है, -q + q 2L, ठीक है, उस पर अगर हम विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अब देखिए ये इस विद्युत क्षेत्र जो है वो इस वाले को अपनी ही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। जब ये प्रयास करता है तो इस पर एक बल लगता है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो बस आपको यही करना है, इसमें विद्युत क्षेत्र के में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। देखिए डायग्राम से ही समझते हैं इसकी पूरी हिंदी। अब हमने मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव दिया है, विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E है, उसमें कैसे रखा है थीटा कोण पर। यहाँ का जो एंगल है इन दोनों इसके बीच में, यहाँ विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा द्विध्रुव है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मान लिया हमने ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेश है, किससे मिलके बना है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर अब यहाँ भी कुछ बल लगा रहा होगा और ये यहाँ भी बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र से घुमाने के लिए। तो अगर यहाँ बल लगा रहा है, यहाँ मान लिया हमने F बल लगा रहा है, ठीक है, और F बराबर क्या होता है QE। F बराबर हमने पढ़ा था QE, विद्युत क्षेत्र का जो हमने फॉर्मूला निकाला था E = F/Q से। तो इसमें हमने F = QE मान लिया। विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है यहाँ पे बल वो क्या है, F बराबर QE, और माइनस वाले पे जो लग रहा है वो लग रहा है F = -QE। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बल लिख लिया, -Q पर भी उतना ही आवेश लग रहा है जो कि विपरीत दिशा में है। अब जो बल है F, ये दोनों बल कैसे हैं, विपरीत हैं और बराबर भी हैं, वैसे तो परिमाण में बराबर हैं और समांतर हैं। ये क्या करेंगे, एक बलयुग्म बनाएंगे जो इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाएगा घुमा के। अब जो बलयुग्म इस पर लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टो। ठीक है, अब जो टो है वो क्या होता है हमारा, टाउ बोला जाता है ज़्यादातर इसे। बल गुणा बल की क्रिया रेखा से दूरी यानी डिस्टेंस, डी भी मान लेते हैं इसे, आर भी मान लेते हैं, जो भी आपको डिस्टेंस है, मतलब बल की जो भी डिस्टेंस है क्रिया रेखा से।
ये सब पूरा यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ तक। इसमें चाहे तो आप इसमें से हिंदी उतार सकते हैं, बाकी जो मैंने बोली वो भी यही है। जो टाउ आपका होता है वो क्या होता है, बल, और बल की क्रिया रेखा से दूरी। सबसे पहले तो आपको बल देखना है, बल क्या होता है F, क्रिया रेखा से दूरी जो आप निकालेंगे, आप इस डायग्राम में देखिए क्रिया रेखा से कितनी दूरी है इसकी, ये वाला डिस्टेंस है। इसे निकालने के लिए आप लोग क्या कहते हैं यार, इसे क्या त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है और इसे कर्ण मान लीजिए 2l को, लंब को आप ऐसे ही l लिख दीजिए, चलिए ठीक है। और जब आप लंब की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 2l साइन थीटा, जो कि यहाँ पे ही है, आपको क्या रखना है 2l साइन थीटा, ठीक है। ये हमने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि हमें लंबवत दूरी निकालनी होती है, और लंबवत दूरी जो है वो ये है। उसके बाद अब आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है। अब आपको ये भी पता है F बराबर क्या होता है QE, मैंने अभी आपको बताया। तो आप क्या करेंगे, F की जगह पे QE रख देंगे, आपका आ जाएगा QE इंटू 2l साइन थीटा। अब आपको पता है Q इंटू 2l क्या होता है P, तो आप उसकी जगह P रख सकते हैं, और E साइन थीटा। तो आपका जो फाइनल में आएगा वो लास्ट में आएगा टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब देखिए जो P है वही क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P का और E, ठीक है। हम इस तरीके से इसे लिखते हैं। अब देखिए नीचे विशेष स्थितियाँ क्या दी हुई हैं। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में रखा है, अब विद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है ये जैसे विद्युत क्षेत्र चल रहा है उसी डायरेक्शन में से रख दिया है, तो इनके बीच क्या कोण बनेगा, आपको खुद दिख रहा है कि कोई एंगल बन रहा है बीच में, कोई एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थीटा जो है वो 0 रख देंगे आप। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका जो पूरा टाउ है वही 0 आ जाएगा। मतलब अगर समांतर रखा हुआ है ये तो टाउ की वैल्यू 0 होगी। अब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब विद्युत द्विध्रुव जो रखा है हमने, जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत क्षेत्र इधर है, तो ये दोनों लंबवत है, तो इनके बीच एंगल बनेगा कैसा 90 डिग्री का। तो अब साइन 90 की आप वैल्यू निकालेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू साइन 90 जो होता है वो आपका 1 होता है, तो वो आ जाएगा PE, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए PE आया हमारा, उस वाले पे 0 आ गया था, तो ये कम से कम 0 तो नहीं आया, तो इसलिए हम लोग इसे मैक्सिमम मान लेते हैं। तो इससे अगर आप P की वैल्यू निकालेंगे तो टाउ मैक्स अपॉन E। इससे एक और डेफिनेशन बन सकती है, अतः किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण है जो विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ जाती है। आप लोग E को 1 मान लेंगे, क्या है E 1 न्यूटन पर कूलाम, तो आपका जो P है वो टाउ मैक्स के इक्वल आ जाएगा। तो बस इसी से हमने डेफिनेशन बना दी है ये। अब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा हो। अब जैसे ये विद्युत क्षेत्र इधर है और हमने यहाँ द्विध्रुव रख दिया हमारा इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच देखिए एंगल कौन सा बन रहा है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो 0 होती है। तो टाउ इस पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। बलयुग्म कब कब कार्य नहीं करेगा, अगर ये दोनों समांतर हैं और ये समांतर है पर विपरीत दिशा में। बलयुग्म तब आएगा कुछ जब वो लंबवत रखी हों, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल से हम थोड़े बहुत इसके बहुविकल्पीय और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।